हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं संजय संख्यान और आप देख रहे हैं एचपी नोटिफिकेशंस बाय संख्यान। दोस्तों, ओपीएस की एसओपी स्टेट गवर्नमेंट ने जारी कर दी है और इस पे एक डिटेल वीडियो मैंने बनाने की कोशिश की थी। रिटायरीज से रिलेटेड भी एक स्पेसिफिकली अलग वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूं ताकि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ एनपीएस में थे और 2003 के बाद रेगुलर होने के बाद रिटायर हुए हैं उनके लिए भी ओपीएस में जाने की ऑप्शन है और उनको भी फैमिली पेंशन और पेंशन मिल सकती है। तो उसके लिए क्या क्या इसमें रूल में बताया गया है, एसओपी में क्या क्या डिटेल इंस्ट्रक्शन दी गई है और क्या इसके लिए जो है वो पेपर फॉर्मेलिटी करनी पड़ेगी, ये सारे के सारा आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने की कोशिश करूंगा। देखिए, जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हैं रिटायरमेंट के बाद उनकी ज़िंदगी अच्छी हो सकती है, बट अगर उनको पेंशन टाइमली मिल रही है। बट हुआ क्या कि 15/5/2003 में क्या हुआ कि स्टेट गवर्नमेंट ने सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ एक एमओयू साइन किया और एमओयू साइन में ये बताया गया कि आज के 15/5/2003 या उसके बाद जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज रेगुलर होंगे और उनके रिटायरमेंट पे उनको ओपीएस मीन्स ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत उनको पेंशन न देके जो नेशनल पेंशन स्कीम थी, जिसे हम पहले एनपीएस भी बोलते थे, न्यू पेंशन स्कीम, उसके तहत उनको पेंशन मिलेगी। बट आपने देखा होगा जो भी एनपीएस में गवर्नमेंट एम्प्लॉइज रिटायर हुए, कईयों को 2,000, 3,000 या 5,000 इतनी ही पेंशन मिल रही थी, जबकि अगर ये ओल्ड पेंशन में होते तो उनको जो भी लास्ट पे डाउन थी, मीन्स जिस बेसिक पे वो रिटायर हुए उसकी 50% उनको जो है वो फैमिली पेंशन मिलती थी और 30% जो है वो फैमिली पेंशन अगर किसी कारणों से रिटायरी की डेथ हो जाती है तो उनके परिवार को मिलती थी। बट बहुत अच्छी बात हुई कि स्टेट गवर्नमेंट ने जैसे इनकी गवर्नमेंट बनी सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की, इन्होंने पहले ही कैबिनेट में ये घोषणा करी कि स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ में ओपीएस जो है वो पुराने सिरे से जैसे थी वैसे लागू की जाएगी और जिसकी विधिवत रूप से जो नोटिफिकेशन हुई है वो हुई है 17 जनवरी 2023 को। उसमें इन्होंने डिटेल में एसओपी जारी करने के लिए फाइनेंस डिपार्टमेंट को इन्होंने डायरेक्शन दे दी थी और फाइनली 4 मई 2023 को हमारे वित्त विभाग ने एक डिटेल्ड एसओपी जारी की है और इस डिटेल आपके पास भी ये एसओपी पहुंच गई होगी। बट रिटायरीज़ के लिए ज़्यादा इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसमें पैरा नंबर 7 है जिसमें डिटेल में बताया गया कि ये जो एनपीएस रिटायरीज़ हैं उनको ओपीएस में लाने के लिए या अगर वो पुरानी पेंशन के तहत पेंशन लेना चाहते हैं तो उनके लिए क्या क्या फॉर्मेलिटी करनी पड़ेगी। देखिए, अगर मैं पहले जो इसमें एसओपी में बताया गया उसी को पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। इसमें ये बताया गया कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय एनपीएस में आए थे और उनकी रिटायरमेंट हो गई है 15/5/2003 या 31/3/2023 तक और वो अगर 10 साल की सर्विस पूरी कर रहे हैं, क्वालिफाइंग, आपको पता है कि पेंशन लेने के लिए 10 ईयर की मिनिमम जो है वो क्वालिफाइंग सर्विस होनी चाहिए। तो इसमें ये बताया गया कि अगर ये क्वालिफाइंग सर्विस जो है वो पूरी कर रहे हैं और क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हैं तो इनको पेंशन का बेनिफिट जो है वो दिया जाएगा। और ये जो बेनिफिट दिया जाएगा पेंशन का, ये जिस डेट आपसे रिटायर हुए उस डेट से ना होके ये होगा 1/4/2023 से। मीन्स इन्होंने एक डेडलाइन दे दी है, प्रोस्पेक्टिव डेट दे दी है। ये अगर आपको पेंशन लगती है तो वो लगेगी 1/4/2023 से, चाहे आप किसी भी डेट को रिटायर हुए होंगे। अब इसके लिए इन्होंने बताया कि अगर आप ये पेंशन लेना चाहते हैं जो ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक ऑप्शन देनी पड़ेगी और ये ऑप्शन देनी पड़ेगी आपको एनेक्सर 2 पे। और ये देखिए, ये है एनेक्सर 2। इसको आप क्या करेंगे, नोटरी में पहले एफिडेविट बना के इसको नोटरी से साइन करा के इसके साथ आपको जो देना पड़ेगा वो देना पड़ेगा, एक अंडरटेकिंग है और ये अंडरटेकिंग है एनेक्सर 3 पे। और ये देखिए, ये है एनेक्सर 3। इन दोनों के आप एफिडेविट बना के क्या करेंगे कि नोटरी से इनको साइन कराने के बाद अपने कंट्रोलिंग ऑफिसर के पास देंगे जहां से आप रिटायर हुए थे। और इसमें एक चीज़ जो और आपको साथ में इन्होंने पैरा जो 7 है उसमें बताया गया है कि 2 एफिडेविट के साथ आपको जितना भी आपका सीपीएफ खाते में सरकार के द्वारा कंट्रीब्यूशन दिया गया था, आपको पता है कि 2019 तक पहले ये 10% शेयर गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता था, जितनी आपकी 10% शेयर होता था। और
जुलाई 2019 के बाद ये 14% हो गया था, तो गवर्नमेंट ने 14% दिया है आपका शेयर, और आपका शेयर था 10%। तो जितना भी गवर्नमेंट ने अपना शेयर दिया है, चाहे आपको 60% भी मिला होगा, उसका कोई लेना देना नहीं है। सरकार ने जितना भी आपको शेयर दिया है और उसके ऊपर जितना भी डिविडेंड बनता है, ये जो है वो आपको सरकार ने कंडीशन में रखा है कि अंडरटेकिंग में ये आपको देना पड़ेगा कि इतना मैं जमा कराऊंगा। अगर आप ये पैसा जमा करा देते हैं, उसके बाद ही आप ये ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए एलिजिबल होंगे। देखिए, जो आपका अपना पैसा था, देखिए मैंने बोला कि जो भी आपके फंड में पैसा था, उस ये दो टाइप का था। एक तो था जो सरकार ने डाला है, और एक था जो आपने अपना शेयर डाला है, और साथ में था जो इसके ऊपर आपको या जो सरकार के पैसे पे डिविडेंड मिला था या इंटरेस्ट मिला था। तो इसको हम प्रोपोर्शनेट देखेंगे कि सरकार का कितना था और उस पैसे का डिविडेंड कितना बनता है, और आपका कितना था और उसमें डिविडेंड कितना बनता था। इसके कैलकुलेशन शीट बनेगी, और जितना सरकार का जो उन्होंने शेयर डाला है और जो उसका डिविडेंड है, ये आपको सरकार का एक इन्होंने अकाउंट नंबर दिया है ट्रेजरी में, और उस ट्रेजरी में ये पैसा आपको जमा कराना पड़ेगा। जिस टाइम आपका ये पैसा जमा हो जाएगा, उसके बाद आपको जो भी पहले एक ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत जैसे आप पहले अप्लाई करते थे पेंशन के लिए, उसी फॉर्मेट पे आपको अप्लाई करना पड़ेगा डीडीओ के थ्रू, और फिर ये आपको जो है वो पेंशन एजी के द्वारा जो है वो अलॉक कर दी जाएगी। तो ये बोला कि ये जो ऑप्शन है, ऑप्शन भी आपके लिए एक टाइम इन्होंने दे रखा है, डेडलाइन दे रखी है, और ये है 60 डेज़। कब से ये है, जिस दिन नोटिफिकेशन जारी हुई है उससे 60 डेज़ ये बन रही है। 3 जुलाई 2023 तक आपको हर हालत में ये ऑप्शन देनी पड़ेगी। अगर आप विद इन 60 डेज़ ये ऑप्शन नहीं देते हैं, तो फिर आपके लिए ये जो बेनिफिट है ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत पेंशन लेने का, वो आपको नहीं मिलेगा। और इसमें ये बताया गया है कि एक बार जो आपने ऑप्शन एक्सरसाइज कर दी है, फिर वो जो चेंज नहीं होगी। तो अगर आप ऑप्शन देना चाहते हैं तो 60 डेज़ के अंदर अंदर ऑप्शन जो है वो अपने कंट्रोलिंग ऑफिसर के पास एफिडेविट की फॉर्म में उसको दे दें। और इसमें एक चीज़ बताई है कि अगर आप ऑप्शन नहीं देते हैं, तो ये माना जाएगा कि आपने एनपीएस के तहत ही पेंशन लेने के लिए अपनी कंसेंट दे रखी है, और फिर आपको जब वो ओल्ड पेंशन में नहीं लिया जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये आपको ही अप्लाई करना पड़ेगा अगर आप ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत पेंशन लेना चाहते हैं। फिर देखिए, अब ये तो था जो पैरा नंबर 7 में बताया गया था। अब सिंपल शब्दों में मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपने करना क्या है। सबसे पहले तो देखिए, होगा क्या कि आपने देखना कि क्या आपकी जो क्वालिफाइंग सर्विस है, जो रेगुलर सर्विस है, क्या वो 10 ईयर है कि नहीं है। क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया कि पूरे 10 साल आपकी सर्विस जो है वो रेगुलर सर्विस होनी चाहिए, तभी आपको पेंशन मिलेगी, अदरवाइज पेंशन नहीं मिलेगी। बट इसमें एक और कंडीशन है कि मान लीजिए आप डेली बेजर थे, और डेली बेजर में 5 साल का 1 साल जो है वो रेगुलर सर्विस काउंट होगी। मान लीजिए अगर आपने 15 साल डेली बेजर लगाए हैं, तो उसके लिए क्योंकि 5 साल का 1 साल तो मीन्स 15 साल के लिए फिर 3 साल काउंट हो जाएंगे एज ए रेगुलर सर्विस। और अगर आपकी 7 साल उस स्थिति में रेगुलर सर्विस भी है, तो 3 साल ये डेली बेजर के हो जाएंगे, तब भी आपके 10 साल जो है वो एज ए रेगुलर क्वालिफाइंग सर्विस हो जाएगी, जो आपको पेंशन लेने के लिए ज़रूरी है। अभी एक क्वेश्चन मैं आपको और बताना चाहूँगा। बार बार ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि क्या मान लीजिए किसी के 10 साल से 1 महीना कम है, या मान लीजिए आधा महीना ही कम है, तो उस स्थिति में क्या 10 साल इनको राउंड ऑफ कर दिया जाएगा। तो इसके लिए देखिए, बहुत क्लियर इंस्ट्रक्शन फाइनेंस डिपार्टमेंट ने दे रखी है कि इसके लिए कंप्लीट 10 ईयर ही होने चाहिए, 10 साल पूरे होने चाहिए। अगर 10 साल से 1 दिन भी कम है, तब आपको पेंशन नहीं लगेगी। और ये पेंशन के लिए आपको मैंने बोला ऑप्शन देनी पड़ेगी आपको 60 दिनों के भीतर भीतर, और ये जो डेडलाइन है ये है 3 जुलाई 2023 तक। इसको आपको एफिडेविट बनाना पड़ेगा और नोटरी से जो है वो इसको अटेस्ट कराना पड़ेगा। और ये जो आपके फॉर्म होंगे ये 2 होंगे, एक होगा एनेक्सर 2 और एक देना पड़ेगा आपको एनेक्सर 3। और ये आप जो देंगे जहाँ से आप रिटायर हुए हैं उसी के पास, उसी ऑफिस में आपको ये जमा कराने पड़ेंगे। अलॉन्ग विद आपको चालान देना पड़ेगा, जिसमें आप ये बताएंगे कि इतना आपका जो सरकार का पैसा था, जो सीपीएफ में उन्होंने शेयर डाला था और इतना डिविडेंड बन रहा था, ये इन्होंने जमा
करवा दिए हैं। तो देखिए ये जो अब आपको क्वेश्चन होगा कि ये कैलकुलेशन कौन करेगा। देखो आपको जो आपकी जब रिटायरमेंट हुई होगी तो सीपीएफ वालों ने एक सीपीएफ की डिटेल दी होगी जिसमें ये आपके पास एक फिगर होगा, आप वहाँ से भी अपनी कैलकुलेशन कर सकते हैं। अगर आपके पास ये कैलकुलेशन नहीं हो पा रही है, दिक्कत अगर आपको लग रही है, तो ट्रेजरी डिपार्टमेंट में भी, क्योंकि ट्रेजरी डिपार्टमेंट जो कुसुमटी शिमला में बैठते हैं, उन्होंने आपका ये सारा रिकॉर्ड उनके पास अवेलेबल होगा। आप वहाँ से भी ट्रेजरी डिपार्टमेंट के थ्रू एक कैलकुलेशन प्रोवाइड कराने के लिए जो है वो उनको लिख सकते हैं। अब ये जो पैसा आपका, मान लीजिए मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि सरकार, मान लीजिए आपके जो फंड में था 10 लाख रुपया, उसमें से क्योंकि आपको पता है कि जितना भी 10 लाख में से आपको पूरा नहीं मिलना था, वो मिलना था 60%, मीन 6 लाख आपको मिल गया है। 4 लाख रुपये से आपने एन्युटी ले ली है, बट इसका यहाँ कोई लेना देना नहीं है। हम देखेंगे कि 10 लाख जो आपके फंड में था कि सरकार का कितना था, अप्रॉक्सीमेटली ये 50% है, तो 5 लाख अप्रॉक्सीमेटली मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप जमा कराएंगे। और ये जमा कौन कराने के लिए, ट्रेजरी में जमा होगा, और इसके लिए जो रिसिप्ट हेड है गवर्नमेंट का वो है 0071, फिर उसके बाद 01-101-03 और -04। इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए अगर आप इसको जमा कराना चाहते हैं। तो इस हेड में आप जो है वो जमा करा के चालान की कॉपी अपने जो कंट्रोलिंग ऑफिसर हैं या जो डीडीओ जहां से आप रिटायर हुए हैं उनके पास एफिडेविट के साथ जमा करा सकते हैं। आप देखिए इसमें बताया गया है कि जैसे ही आपने चालान के माध्यम से पैसे जमा करा दिए और आपने ऑप्शन फॉर्म जो है वो डीडीओ के पास जमा करा दिए, फिर डीडीओ आपका पेंशन फॉर्म भरेगा और जो पेंशन फॉर्म के साथ सर्विस बुक भी आपके एजी ऑप्स जाएगी और एजी ऑप्स से जो है वो आपको फिर पेंशन अलॉटमेंट हो जाएगी। और इसके लिए ये बताया गया कि जो प्रोसीजर, देखिए कोई नया प्रोसीजर नहीं है, जैसे पहले पेंशन केस फॉरवर्ड करते थे कंट्रोलिंग ऑफिसर या डीडीओ, वैसे ही ये जो है वो आपका पेंशन केस गवर्नमेंट को, एजी डिपार्टमेंट को भेजेंगे। और इसमें कोई भी प्रोसीजर में चेंज नहीं हुआ है। जो फॉर्म पहले लगते थे वो फॉर्म दोबारा भर के अप्लाई करना पड़ेगा। इसके लिए क्या होता है कि 3 फोटो लगते हैं विद फैमिली, मीन्स हस्बैंड और वाइफ के, आपके 3 सिग्नेचर होंगे, बैंक की कॉपी लगेगी जिसमें आप पेंशन लेना चाहते हैं, फिर आधार कार्ड लगता है, फिर आपकी कैलकुलेशन शीट बनती है, सर्विस बुक बनती है, ये सारा। और साथ में एक चीज़ जो मैं और चीज़ बताना चाहूँगा कि ये सारे पेपर फॉर्मेलिटी आपके कंट्रोलिंग ऑफिसर में ही होगी और वो ही इस केस को फॉरवर्ड करेंगे पेंशन लगने के लिए। तो इसमें एक चीज़ बताई गई कि सर्विस बुक में डीडीओ एक सर्टिफिकेट देना पड़ेगा डीडीओ को कि जो भी पैसा था सरकार का आपके कंट्रीब्यूशन फंड में वो आपसे रिकवर कर लिया है और वो जो है वो चालान के माध्यम से ट्रेजरी में जमा करा दिया गया है। ये एक सर्टिफिकेट जो है वो डीडीओ देगा, तभी ही पेंशन का केस जो है वो फॉरवर्ड हो पाएगा। मैं आपको एक सजेशन देता हूँ कि जब तक आपका पैसा अगर जमा नहीं होता है तो एटलीस्ट जो अपना एक ऑप्शन फॉर्म है और साथ में जो आपका अंडरटेकिंग है, ये दोनों एफिडेविट नोटरी से साइन करा के अपने डीडी के पास दे दें और तब तक आप कैलकुलेशन करके जो है वो पैसा जमा कराने की कोशिश कर सकते हैं। तो ये था जो कि ओल्ड पेंशन स्कीम में एसओपी में क्या क्या बताया गया है कि कैसे आप रिटायरी जो एनपीएस के तहत पेंशन ले रहे हैं वो जो है ओल्ड पेंशन स्कीम में पेंशन लेने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी एक क्वेश्चन बार बार आ रहा है कि क्या ये जो लीव इनकैशमेंट है और ग्रेजुटी ये सारी की सारी रिकवर हो जाएगी? तो ऐसा इसमें कहीं प्रोविजन नहीं है। मैं एक बार फिर क्लियर कर रहा हूँ कि लीव इनकैशमेंट और ग्रेजुटी की रिकवरी का कोई कंडीशन नहीं है। जो भी गवर्नमेंट का शेयर बनता था, जो गवर्नमेंट ने एनपीएस अकाउंट में आपके डाला है, प्लस उसके ऊपर जो इंटरेस्ट बन रहा है वो ही सरकार को जमा कराने की ज़रूरत है। बाकी ये जो लीव इनकैशमेंट है और ग्रेजुटी है ये जमा कराने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आप नए जुड़े हैं, मेरे चैनल का नाम है एचपी नोटिफिकेशंस बाय संख्यान। चैनल अगर अच्छा लग रहा है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि रिटायरीज़ के लिए भी मैंने ढेरों वीडियो इसमें डाल रखी हैं और अपडेट करते रहता हूं। अगर आप नए जुड़े हैं तो चैनल को लाइक करने के साथ साथ इसको शेयर भी करें अपने दोस्तों को, ताकि उनका भी नॉलेज बढ़ सके। वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक का बटन जरूर करें और अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आप कहाँ से इस वीडियो को सुन रहे हैं, ताकि मेरा भी मनोबल बढ़ सके। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहें। अगर आपकी कोई क्वेरी है या कोई रिटायरमेंट से रिलेटेड या कोई आपके कोई बेनिफिट से रिलेटेड कोई
क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मैं हर कमेंट बॉक्स को, मैं जितने भी क्वेरीज होती हैं उनको पढ़ता हूँ और कोशिश करता हूँ कि रूल के तहत उनके आंसर आपको दे सकूँ। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए कीप वॉचिंग HP नोटिफिकेशंस बाय संख्यान। जय हिंद, जय हिमाचल। थैंक यू।